नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो एक इंटरव्यू टाइप वीडियो होने वाली है। ये हमारे कॉलीग हैं। 2018 की वैकेंसी में इन्होंने एलपी का एग्ज़ाम क्लियर किया था। चलिए अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने कैसे करी, कैसे एग्ज़ाम पूरा तीनों स्टेज एलपी का क्लियर किया। चलिए अब इनसे बात करते हैं। हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विकास और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएलपी के रिगार्डिंग जो भी प्रीलिम्स टेस्ट होता है, सीबीटी 2 होता है और साइको होता है, उसके बारे में जो कुछ भी हमने फेस किया, जैसे भी तैयारी की, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 के बारे में बात करते हैं। तो जो एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब स्कोर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। अभी हो सकता है इस टाइम पे मतलब ये वाली जो वैकेंसी है, काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है उसमें भी ये क्वालिफाइंग नेचर ना होके स्कोरिंग टाइप में चला जाए। तो आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना है। पर अपने टाइम पे क्या था, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम था, तो प्रिपरेशन जिन लोगों की भी थोड़ी ठीक ठाक थी, इलेक्शन ईयर भी था, तो उसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया। और एक्सपेक्टेशन जिन लोगों को नहीं था कि हम लोगों का एग्ज़ाम पास हो जाएगा, वैसे लोगों ने भी एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम तो ऐसे हो गया था, बहुत लोग आ गए थे। पर जो इस टाइप से आ जाते हैं, मेन जो होता है वो सीबीटी 2 होता है। तो मान लीजिए जो इस टाइप से आ गए, फिर सीबीटी 2 के लिए तो प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो फिर एक एग्ज़ाम निकलने के बाद सब लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। ऐसे लोग जो नहीं सोच रहे थे कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा और उनको मौका मिलता है, तो उन लोगों में से शायद मैं भी अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था सीबीटी 1 का। ऐसे ही मौज मस्ती में पेपर दे दिया था और पेपर क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मुझे लगा नहीं, अब थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो सीबीटी 2 के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने किसी का कोर्स वोर्स कुछ परचेज़ नहीं किया था। और उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे जो भी प्लेटफॉर्म आज काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, वो सब नए नए थे, तो उनका जो भी बहुत वैल्यू फॉर मनी जो कोर्स आज के टाइम में हो सकता है, वो सब फ्री था। तो मैंने उसको फॉलो किया। बेसिकली मैं एक सर का नाम लेना चाहूँगा, साहिल सर, जिनका कोर्स पढ़ के शायद मैंने सीबीटी 2 एग्ज़ाम क्रैक किया। अगर उनका कोर्स नहीं पढ़ा होता तो मुश्किल मुश्किल होता, काफ़ी नहीं हो पाता मेरे से। उनसे मैंने सीबीटी 2 की तैयारी की, बेसिकली मैथ की। बाकी रीजनिंग वगैरह के लिए तो नॉर्मल जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह थे वो लगाए। और जीके जीएस तो आप लोग जो भी वीडियोस फॉलो करते हैं उनको देखिए। और सबसे ज़्यादा मेन जो भी है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो है प्रैक्टिस। तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना होगा, चाहे टॉपिक वाइज कीजिए, जैसे मैथ पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, जो आपको आसान लगता है वहाँ से शुरू कीजिए। जो भी टॉपिक ईजी लगता है उसको पढ़िए एक बार, फिर उससे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा यही आपके लिए। और बाकी उसके बाद फिर सीबीटी 2 एग्ज़ाम होने के बाद, ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह होने के बाद सब ठीक ठाक हो गया, पेपर हो गया पास। अब उसके बाद इतना ज़्यादा हम लोगों का मार्क्स नहीं था कि हम टेक्नीशियन के लिए क्वालिफाई हो सकें, क्योंकि 12th वाला जो टेक्नीशियन का कट ऑफ था काफ़ी हाई गया था, अप्रोक्स 90 के आसपास था शायद। अच्छा, हाँ, तो ये अपना बीटेक से थे तो इनका वो था आईटीआई और टेक्नीशियन के लिए वो नहीं था। हाँ, मतलब आईटीआई वालों को प्रिविलेज रहता है थोड़ा, हाँ। टेक्नीशियन के लिए कम जाती है कट ऑफ, तो वो लोग उसमें देख सकते हैं अपना। बाकी सीबीटी 2 में एक साइंस एंड टेक करके, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, हाँ। ये टॉपिक रहता है। तो उसके लिए आप लोगों को जो बेसिक्स हैं, मतलब बीटेक वाले जो मेरे भाई लोग हैं, वो अपना इंजीनियरिंग वाला देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए जो भी बेसिक की बुक आती है, बहुत सारी बुक हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह की जो भी बुक है वो ख़रीद लीजिए। और उसमें एकदम बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और जो टेक्निकल वाला पेपर होता है उसके लिए भी वही फॉलो करना है। हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जो आईटीआई से रिलेटेड, आईटीआई वाले जो पढ़ते हैं बेसिक्स, वो पढ़ना है। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है। बीटेक वालों की यही गलती हो जाती है, वो हाई लेवल पे सोचने लग जाते हैं, उनका ये होता है। उसमें जबकि मतलब जेई वेई से रिलेटेड, मतलब जो भी ब्रांच का है वो कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब जैसे भी हीट इंजन से मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो हीट इंजन के बारे में बेसिक्स देखना है। मतलब जो आईटीआई वाली बुक्स में है एक्चुअली वो देखना है। अपना ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पे नहीं जाना है, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है उसका। हाँ, क्योंकि ये जॉब जो है ये मिनिमम जो है 10th प्लस आईटीआई की जॉब है ये। हाँ। तो उसी लेवल के आते हैं एग्जाम्स। अच्छा। मतलब ये हम लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी कि इससे पहले जो वैकेंसी आती थी उसमें बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं थे, बीटेक वाले। 2018 में जो नोटिफिकेशन आया, उसमें जब गवर्नमेंट को लगा कि बीटेक वालों के लिए और कोई रास्ता बचा नहीं है गवर्नमेंट में जाने का, प्राइवेट में भी क्राइसिस चल रहा है, तो अच्छा हुआ जो भी अपॉर्चुनिटी दी गवर्नमेंट ने हम लोगों को। तो अभी आज के टाइम पे देख रहे हैं बहुत सारे, मतलब 80 to 85% लोग बीटेक वाले ही प्रिवेल कर रहे हैं इसमें। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग आईटीआई कर रहे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये मेरा भाई है, मैं आईटीआई से करके आया है, हम लोगों के साथ में जॉब कर रहा है एकदम, तो उससे कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
बीटेक वालों का थोड़ा मतलब इसमें प्रायोरिटाइज होने का ये कारण ये भी है कि वो 4 साल में मतलब इतने सारे पेपर दे के आए होते हैं, तो उनका वो लास्ट नाइट फाइट वाला जो फॉर्मूला होता है वो कुछ काम कर जाता है पेपर से पहले। काम कर लेते हैं थोड़ा अच्छा खासा, तो वो सब चीज़ें हैं इसलिए थोड़ा प्रिवेल करते हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आईटीआई हूँ या डिप्लोमा हूँ तो मेरे से नहीं होगा। आईटीआई वाले भी बहुत सारे भाई हैं जो अभी इस जॉब में हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। मेन है कट ऑफ निकालना, जो कट ऑफ निकालेगा उसका होगा। अच्छा, जो ट्रेड एग्जाम जो है, ट्रेड को लेके बहुत ही असमंजस रहता है लोगों में, और बीटेक वाले आजकल तो जो बात आपने की ट्रेनिंग में हम भी देख रहे थे बहुत ज़्यादा बीटेक वाले थे, तो ट्रेड एग्जाम के लिए उनके लिए कितना इजी होता है, क्योंकि ये 4 साल अपना करके आते हैं ट्रेड वगैरह। मुझे तो नहीं लगता कि इजी होता है, सबके लिए वो सेम ही है, क्योंकि बीटेक वालों ने खुद ने क्या पढ़ रखा है वो आप सबको भी पता होगा आपने क्या पढ़ा है। तो मतलब ट्रेड का उससे कोई टेक्निकल जो वहाँ पे पढ़ते हैं उससे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, बस ये है कि आपको एक आइडिया रहता है कि ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन में आइडिया लग गया। पर आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। अगर उसमें आप फेल हो गए और पेपर 1 में आप 80 स्कोर कर दिए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नॉन टेक में बहुत अच्छा स्कोर किए और टेक्निकल में फेल हो गए और बाहर हो गए कंपटीशन से। इसलिए हाँ, मेन बात यही है, मैं यही बोलने वाला था कि क्वालिफाइंग नेचर समझ के लोग थोड़ी सी ढिलाई कर देते हैं ट्रेड में। उसको बहुत लाइट नहीं लेना है, उसके लिए भी पढ़ना है। जो भी बुक्स आ रही हैं ऑनलाइन, जो भी मटेरियल मिल रहा है उससे देखिए, और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि क्या पूछ रहा है वो, तो उसके हिसाब से आप कैसे उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर पा रहे हैं। जो भी सोर्स मिल रहा है कहीं से भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग प्रैक्टिस सेट तो लगाते हैं लेकिन ट्रेड का प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको प्रैक्टिस सेट के लिए? ट्रेड वाले एग्ज़ाम को इतना लाइटली नहीं लेना है, उसको भी 2-3 प्रैक्टिस सेट, अच्छा एक बार आप बिना तैयारी की करें और ट्रेड का प्रैक्टिस सेट लगाइए तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पा रहा हूँ। उसके बाद एक बार उसका जो सिलेबस है उसको देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए पढ़ने के बाद, तो हो जाएगा। बहुत आसान रहता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पर इतना लाइट नहीं लेना है कि हाँ ये तो हम कर लेंगे। मैंने भी यही सोचा था कि हाँ मैं कर लूँगा, पर वो तो लकी था मैं जो कैसे भी करके हो गया। हाँ, मतलब एकदम वर्ज ऑफ कट ऑफ पे था तो पास हो गया कैसे भी। अच्छा, साइको के लिए आपने कैसे तैयारी करी? साइको के लिए अभी जैसे CBT2 आप लोगों का हो जाएगा तो यूट्यूब पे बहुत वो दिखाया जाएगा कि हमारे यहाँ से पढ़िए, बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे कि ये करिए वो करिए, यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे थे जो लोग पहले पा चुके हैं जॉब, कि बाहर चले जाइए, कानपुर का बड़ा फेमस है, कोटा में फेमस है। तो फिर मैं बात किया 1-2 लोगों से जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे दिल्ली में, तो शायद 8 से 10 दिन का उनका कोर्स था। तो वो पढ़ने के बाद बोले कि कहीं मत जाइए, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा गाइडेंस दिया। फिर उसके बाद वाईफाई स्टडी उस टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो लगातार रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए काम कर रहा था। तो उन्होंने, एक सर थे धर्मवीर सर, उनका कोर्स लॉन्च किया, वो भी फ्री था। तो मैंने कंटिन्यूस उन्हीं को फॉलो किया। जो भी बैटरीज टेस्ट उसमें आते थे उन्होंने, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था पहले, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी नहीं देखे थे, तो मैंने उनको फॉलो किया। उन्होंने बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कैसे इनको सॉल्व करना होता है, जो भी ट्रिक्स बताता नहीं थे वो उन्होंने बताया। तो मैंने उनको फॉलो किया और उसके बाद मतलब इतनी प्रैक्टिस कर डाली, इतनी प्रैक्टिस जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ ना उस टाइप से। मैंने लैपटॉप हमेशा साथ में रहता था, जब भी मन किया तो तुरंत उठा के टेस्ट लगा लिए। तो साइको के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है आपको, केवल उसको एक वीडियो गेम की तरह लेना है और दबा के प्रैक्टिस करनी है बस। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना सही रहेगा। अच्छा, ये जब लैपटॉप की बात आई तो प्रैक्टिस में बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि मैं मोबाइल से करूं या लैपटॉप से करूं, तो उसके हिसाब से आपको क्या मतलब मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस में तो ये है कि आप स्कोर कर पा रहे हैं कि नहीं, सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। लैपटॉप वालों को एक फ़ायदा ये हो जाता है कि वहाँ पे जब आप सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएंगे साइको का, तो वहाँ आपके पास सिस्टम रहेगा, मोबाइल तो रहेगा नहीं। तो एक बेसिक आइडिया वहाँ लग जाता है कि हमको कैसे अप्रोच करना है। उसके लिए इसीलिए मैंने एक माउस अलग से ख़रीद लिया था। मतलब कि वहाँ पे तो ऐसा माउस मिलेगा सेपरेट और सामने बड़ा स्क्रीन होगा, वो तो तो कंप्यूटर होता है। तो पूरा एक उसका जो ग्राफिक्स होता है उसी तरीके से आप वहाँ पे घर पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो सके तो लैपटॉप पे या सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिए साइको का। बाकी CBT1 CBT2 आप कहीं भी कर सकते हैं, उसमें तो आपको स्कोर करना है बस। हाँ, यही है, अगर आपके पास मोबाइल भी है, मोबाइल से प्रैक्टिस करें, पर एग्जाम के 1 हफ्ते पहले कम से कम आप
कोशिश करिए कि कहीं, या तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, किसी कैफ़े में चले जाइए और वहाँ पे कम से कम ये हाथ अपना बैठा लेंगे तो वहाँ पे आसानी होगी। हाँ, क्योंकि साइको में मेन तो टाइमिंग है। बस उसमें टाइमिंग सबसे मेन है। जितना एक्यूरेसी आप वहाँ पे ये सब चीज़ें करने में अगर टाइम निकाल देंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है फिर। मतलब जो भी है प्रैक्टिस करके जाइए, और वहाँ पे जाके लास्ट टाइम पे स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है कि हाँ वहाँ पे तो मैं अभी बिना माउस के कर लेता हूँ, वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, मतलब हो जाता है वैसे भी, पर आप परफेक्शन से जाएंगे वहाँ पे तो बिल्कुल रिलैक्स होके देंगे एग्ज़ाम। मैं भी जब गया था तो इतनी प्रैक्टिस कर दी थी मैंने, इवन लास्ट जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला था मेरा सेकंड शिफ्ट में, तो मैं सुबह उठ के भी एक टेस्ट लगा के गया था टेक्स्ट बुक से, और उसमें मैंने अच्छा खासा रैंक पाया था, तो उससे और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। हाँ, ये है कि आपको ध्यान देना है उसमें, क्योंकि हमारे टाइम में एक ब्रिक्स वाले को लेकर बहुत ज़्यादा लफड़ा हो गया था, लड़कों ने ध्यान नहीं दिया था उसको। मतलब उसमें ये है कि वो कब रेलवे वाले कब लास्ट टाइम आपके साथ गेम कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ब्रिक्स का क्वेश्चन आता है, उसमें सीक्वेंस से ही, मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे थे, जो भी बुक फॉलो कर रहे थे या जिस सर से भी पढ़ रहे थे, सब बता रहे थे एक पैटर्न में, उसमें ABCD मार्क किया होता है कि तो A के एडजेसेंट कौन सा ब्रिक किसको टच करेगा, B ऐसे सीक्वेंस में पूछता है क्वेश्चन, जो भी लगाए थे हमने सीक्वेंस में। अभी उन्होंने क्या गेम कर दिया, पेपर में पूछ दिया पजल कर दिया, कभी B पहले पूछ लिया, D पूछ लिया, फिर C पूछ लिया, और सब लोग जो भी प्रैक्टिस करके गए थे सबको ABCD का आइडिया था, तो सब उसके हिसाब से लगा दिए। अब जिन्होंने देख लिया वो तो बेचारे थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करके कर लिए सही, और कुछ लोग को मैंने इवन ऐसे भी देखा जो सब गलत करके आ गए, फिर बाहर आके देखते हैं तो टेंशन हो हाँ गई, बहुत टेंशनाइज हो गए थे वो। हुआ ये था कि जैसे कि ABCD ऐसे करके सीरियल वाइज होता है आंसर का ऑप्शन, तो सबने सोचा था ऐसा होगा, बट A की जगह पे उन्होंने C का आंसर कर दिया, ऐसे कर दिया था, फिर उसमें दिक्कत हो गई। वही है, जैसे अभी आप लोगों ने 12th फेल मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। उसमें लास्ट में आता है एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है, उसका एक अटेम्प्ट इसी में चला जाता है, उसका एक पेपर रहता है, उसमें पॉपुलेशन और पॉल्यूशन में वो कंफ्यूज हो जाता है। पॉपुलेशन का उसका जो ऐसे रहता है, उसको कोचिंग में बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं सर, उसके दिमाग में इतना बैठ जाता है वो कि वहाँ पॉपुलेशन को पॉल्यूशन पढ़ के उसी में लिख देता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है साइको में, और बाकी तो तैयारी करते रहिए और सब अच्छा ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन को लेके भी बच्चों में डाउट है, तो क्या ऑनलाइन कोर्स, तो ऐसा हमने तो ऑनलाइन ही पढ़ा था, तो कोई वो नहीं है मेरे ख्याल से, ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप बस जहाँ से अपना टॉपिक क्लियर कर सकें बस वही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो जिसके लिए जो एक्सेसिबल हो, अभी जैसे कोई नहीं जा सकता बाहर तो घर पे रह के भी पढ़ सकता है। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास तो कि हम वहाँ नहीं जा सकते, कि पैसा नहीं है। मतलब हो सकता है पैसे के लिए तो मतलब कुछ लोग हों स्ट्रगल कर रहे हों, पर अभी मतलब ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना रहने का खर्चा ना ट्रैवलिंग का खर्चा। तो सबसे बेस्ट तैयारी का जरिया है आजकल यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ से आपको समझ में आता है। ये नहीं कि दोस्त किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है कि मैं भी उसी से पढ़ूंगा, कि वो अच्छा है वो फेमस हो गया। जहाँ से आपको समझ में आता है, फ्री में भी इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कोर्स खरीदने के लिए। बस एक बार सिलेबस उठाइए और उसके हिसाब से पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, बस काम हो जाएगा। सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। और अब लास्ट में अंत में जाते हुए, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं इस वाली वैकेंसी के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है कि वो अपने कैसे प्रिपरेशन करें या कुछ? बस तैयारी पे फोकस रहना है और फालतू के इधर उधर वेबसाइट्स पे नहीं खोजना है कि वैकेंसी कब आ रही है कितनी आ रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यही दिखा दिखा के व्यूज़ बटोरते रहेंगे और आपका टाइम ख़राब करते रहेंगे। तो बस अपनी तैयारी पे फोकस रहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस करिए। जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तब तक आप एकदम तैयार होने चाहिए कि अगर आज भी पेपर हो जाता है तो मैं क्वालिफाई कर लूँगा। अगर इस जज्बे के साथ तैयारी करेंगे तो इस बार आप 2024 में अपना एक जॉब सिक्योर कर लेंगे रेलवे में। बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।